हे गाइस, इट्स दिव्यांश, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और एपिसोड में आगे जाने से पहले यार लेट मी रिमाइंड यू गाइस ऑफ मायर अबाउट स्पोर्ट्स। यार ये वो लोग हैं, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक्चुअली में तुमको इस फुटबॉल फील्ड की अगर हम बात करें या फिर हम बात करें क्रिकेट किसी भी स्पोर्ट्स फील्ड की, उसको प्रोफेशनल एंगल से देखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। मैंने पर्सनली इनकी 2-3 वर्कशॉप्स रखी हैं एंड आई ऑल्सो एडवाइस यू कि भाई तुम भी इनकी जाने वाली वर्कशॉप है उसके लिए ज़रूर रजिस्टर करें। मेरे दिए गए पिन कमेंट और जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, डेफिनेटली मेरे को लगता है कि तुम में से काफ़ी सारे वो लोग हैं जो कि प्रोफेशनली इस चीज़ को या तो क्यूरियोसिटी या फिर प्रोफेशनली इस चीज़ को अडॉप्ट करना चाहते हैं। एंड मैड अबाउट स्पोर्ट इस चीज़ में तुम्हारी बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। तो डू मेक श्योर कि तुम मेरे दिए गए लिंक पर जाके जरूर रजिस्टर कर दो यार, एक वन टाइम एक्सपीरियंस में बहुत बढ़िया चीज़ है। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं हमारी आज के एपिसोड की पहली अपडेट से, और वो आती है क्रिस्टियानो रोनाल्डो से। अब देखो, दो स्टोरीज साइड बाय साइड चल रही है अगर रोनाल्डो के उसमें रेफरेंस में कहें। पहली ये कि अगर वो यूनाइटेड में रहेगा तो वो क्या कैप्टन रहेगा या नहीं, और दूसरी ये है कि क्या वो एक्चुअल में यूनाइटेड में रहेगा भी अब या नहीं। और दोनों के रिगार्डिंग आज के एपिसोड में एक एक अपडेट हमारे पास है। सबसे पहले तो एक बहुत ही रिलायबल रिपोर्टर ने पिछले सीजन की एक इंसिडेंट को रिमाइंड करते हुए ये कहा कि ऐसा सही में था कि हैरी मैग्वायर और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बीच में काफ़ी टक्कर थी कि दोनों में से कैप्टनसी कौन ज़्यादा डिजर्व करता है। क्योंकि देखो यार, कैप्टनसी ऐसी तो है नहीं कि इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स पे। अब यूनाइटेड में अगर करंटली हम बात करें, अगर राल्फ रांगनिक के अंडर की हम बात करें, तो रांगनिक ने खुद अपने इंटरव्यू में इस चीज़ को कहा था कि मेरे को ना कैप्टन ऐसे बनाने पसंद करते हैं जिसको स्क्वाड वोट करके बनाए। तो यहाँ पर उसी के संदर्भ में 50% आप कह सकते हो कि वोट मैग्वायर के फेवर में थे और 50% वोट यहाँ पर रोनाल्डो के फेवर में थे। यानी कि पिछले सीजन हमको जो एक्चुअली में वो चुटर पुटर से लीक्स मिल रहे थे ना कि बकचोदी हो रही है, ड्रेसिंग रूम में लड़ाई हो रही है, वो एक्चुअली में कुछ हद तक तो सही थे कि एक कैंप था वो बटा हुआ था मैग्वायर में, एक कैंप था वो बटा हुआ था रोनाल्डो में। जैसे यार मैंने स्टोरी पढ़ी ना, मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि गैरी नेविल का जो कमेंट था ना वो कितना बेतुका था और कितना छूतिया कमेंट था। एक्चुअली में अगर आप में से काफ़ी लोगों को मैं रिमाइंड करवा देता हूँ कि गैरी नेविल ने ये चीज़ कहा था कि रोनाल्डो के आने से ना हैरी मैग्वायर को काफ़ी इन्फीरियर लगा और उसकी जो खुद की डेवलपमेंट है, जो उसकी खुद की परफॉर्मेंस है, उस पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ है रोनाल्डो की वजह से। उसका रीज़न देते हुए उसने ये चीज़ कहा कि जब रोनाल्डो आया ना तो एक्चुअली में हैरी मैग्वायर को इन्फीरियर लगने लगा। वो अपने आप को छोटा मतलब इन्फीरियर लगने लगा। क्या मतलब है भाई? मतलब देखो यार, मैं इसमें हैरी मैग्वायर की बेइज्जती नहीं मारूंगा कि वो रोनाल्डो के सामने कुछ भी नहीं है। बात तो सही है। मैं कह रहा हूँ कि कंपेयर भी क्यों कर रहे हो। इट्स लाइक कल को ब्रेथ बैठा के कह रहा है कि यार लियोनेल मेसी जब बार्सिलोना में तो उसके आने से मेरे को ना इन्फीरियर लग रहा था। ऐसा पीएसजी में जावी सिमोन्स कह रहा है यार मेरे को ना मेसी नेमार एम्बापे के साथ ना मेरे को जम नहीं रहा है। मेरे को कल को मोरो इकार्डी कह रहा है कि यार ये तीनों कर रहे हैं, नहीं तो मेरे को मेरी परफॉर्मेंस बेकार जा रही है, नहीं तो खेलता तो मैं भी बढ़िया था इंटरनेशनल में। इसका कोई सेंस बनता है? लेकिन हम चूतिया है ना, हमने 80 मिलियन पे करके उसको कैप्टन बना रखा था और उसको चने के झाड़ पे चढ़ा रखा था। ये बात फैक्ट है कि हैरी मैग्वायर की अगर इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस की बात करें तो वो खराब गई हैं, लेकिन वो अच्छी भी आ सकती हैं। लेकिन मैं इस चीज़ से बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि कुछ इंग्लिश पंडित की अगर हम बात करें या फिर बात करें पर्टिकुलरली एक कम्युनिटी की, कि वो इसको किस हद तक सपोर्ट कर सकते हैं। और इसको सपोर्ट करने के लिए वो एक्चुअली में ये ब्लेम कर दे कि इसकी परफॉर्मेंस में खराब में भी रोनाल्डो का हाथ है। मतलब हेट तुम देख रहे हो अनरियल है। यूनाइटेड की परफॉर्मेंस खराब जा रही है, हाँ किसकी? क्योंकि रोनाल्डो प्रेस नहीं कर सकता। मैग्वायर की परफॉर्मेंस खराब जा रही है, हाँ किसकी? क्योंकि रोनाल्डो आ गया। तो भाई तो क्या करें फिर हम? नहीं क्या करें हम क्या करें? हमें तुम ये बता दो, हम क्या करें? उसको मारियानो को लिया है, लूका योविक को लिया है, फिर ऐसो को खड़े कर देते जिसके सामने हैरी मैग्वायर चमकता हीरा लगे। अब रोनाल्डो के सामने तो चूतिया ही लगेगा। बात तो सही है। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं थोड़ी सी दूसरी अपडेट की, और वो आती है यहाँ पर ट्रांसफर्स से। अब देखो यार, ये तो सिलसिला चालू रहेगा और ये सिलसिला एक्चुअली में तब तक चालू रहेगा जब तक हमको ये नहीं पता चलेगा या फिर हम कहें कि रोनाल्डो अपना फाइनल एक्चुअली में नहीं देगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि नया ट्रांसफर क्लब कौन सा है, और वो अगेन आ गया है चाइल्डहुड से, यानी कि स्पोर्टिंग क्लब से। अब रिसेंटली यार ये चीज़ आई थिंक एक काफ़ी वेल नोन पब्लिश्ड न्यूज़पेपर ने इस आर्टिकल को पब्लिश किया, जहाँ पर उन्होंने ये दावा किया कि जो स्पोर्टिंग क्लब के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, अब उन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ पर जॉर्ज मेंडेस को ये इन्फॉर्म कर दिया कि रोनाल्डो को हम लेने के लिए तैयार हैं। एक चीज़ करनी पड़ेगी और वो है थोड़ा सा पे कट। अगर रोनाल्डो यहाँ पर पे कट लेने के लिए तैयार है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं स्पोर्टिंग उसको इस सीज़न ही लेके आ सकती है। मैं आपको बता दूं कि यार एक्चुअली में होता क्या था कि हर सीज़न हमने देखा कि पिछले साल अगर यूवेंटस की बात करें ना, स्पोर्टिंग तब भी वहाँ आती, लेकिन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी कहीं ना कहीं स्पोर्टिंग
अगर हम फाइनेंशियली बात करें या फिर हम बात करें ट्रॉफीज़ को लेकर, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे रहते थे कि ठीक है यार, हम रोनाल्डो को वो प्लेटफॉर्म ही नहीं दे पाएंगे। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो अपने आप को वेल प्रिपेयर्ड मानते हैं कि रोनाल्डो अगर आएगा तो उसको ट्रॉफीज़ के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, हम ट्रॉफीज़ के लिए भी कम्पीट कर रहे हैं, यहाँ का लाइफस्टाइल भी बहुत अच्छा है, एंड डेफिनेटली इस बार कहीं ना कहीं हम फाइनेंशियली भी जा सकते हैं। तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये बात जॉर्ज मेंडेस के कान में डाल दी है। अगेन सबको पता है कि मैनचेस्टर का कोई सीन नहीं है। देखो, आपको लगता है जब भी मैं ट्रांसफर्स की बात करता हूँ तो यहाँ पर जॉर्ज मेंडेस और बाकी क्लब की बात करता हूँ, उसमें मैनचेस्टर यूनाइटेड की, क्योंकि उसका कोई रोल ही नहीं है यहाँ पर। यूनाइटेड का कोई रोल नहीं है, और उसके मैं 2 रीज़न बता रहा हूँ। पहली बात तो उनको सेल नहीं करना, और दूसरी बात कि अगर रोनाल्डो ने सही में कह देना कि मेरे को जाना है, तो यूनाइटेड और रोनाल्डो इतना रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे को कि यूनाइटेड एक्चुअली में अपना सही भी नहीं समझेगी कि मैं रोनाल्डो के इस डिसीजन के बीच में हूँ। ये भी कहीं ना कहीं बात है, बट देखते हैं यार कैसा कैसा हुआ। जैसे मैंने आपको बताया कि रोनाल्डो जब तक डिसीजन नहीं लेगा ये सिलसिला कहीं ना कहीं चालू रहेगा, और अपडेट देना मेरा काम है। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अब थोड़ी सी चेल्सी की। भाई मतलब यार, जब फैब्रिजियो ने ट्वीट किया ना कि आने वाला जो हफ्ता होगा उसमें चेल्सी बिजी होगी, भाई मेरे को ये नहीं लगा था कि चेल्सी इतनी बिजी होगी। लाइक इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो रहीम स्टर्लिंग की डील को परस्यू कर रहे हैं, वो उस्मान डेम्बेले की डील में अब पता नहीं कैसे हाईजैक करने के चक्कर में आ गए, और यहाँ पर नेथन एक आ गए हैं मैनचेस्टर सिटी के 3rd सेंटर बैक। उसके बाद यहाँ पर आते हैं हमारे मैथ्यूज डिलीट। धीरे धीरे करके सबके इस सिचुएशंस को सबसे पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर बात करें नेथन एक की, अब देखो यार, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जैसे मैंने आपको पिछले डेली एपिसोड में बताया था कि फैब्रिजियो ने चीज़ कहा है कि चेल्सी 2 सेंटर बैक जरूर साइन करेगी। अब ऐसे में एक तो मैथ्यूज डिलीट कह सकते हैं हम, या जूल्स कोंडे कह सकते हैं, लेकिन दोनों का प्राइस टैग में सेम है ना। 80 मिलियन तो उनको खर्च करने पड़ेंगे। 80 मिलियन अगर और खर्च कर देंगे तो फिर और जगह क्या खर्च करेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं नेथन एक वो एस्केप रूट दे सकता है कि अच्छा डिफेंडर है, कहीं ना कहीं कहने कि अंडर यूज्ड डिफेंडर है। पेप गार्डियोला के अंडर उसने ज़्यादा यूज़ नहीं किया है उसको, यहाँ पर टूकल उसको सही तरीके से यूज़ कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि सबसे पहले तो टेड बोहली जो कि इस समय मारिना को रिप्लेस करके स्पोर्टिंग डायरेक्टर बने हुए, वो कहीं ना कहीं कन्विंस होना चाहिए, और ऐसा अभी तक पता दिखा नहीं है कि टूकल के अलावा जो टेड बोहली है वो भी इसको लेके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। बात करते हैं दूसरे प्लेयर की, और आती है मैथ्यूज डिलीट को लेके इस बार फिर से यूवेंटस के साथ चेल्सी अब अच्छे से और बैठेगी, और कहीं ना कहीं इस डील को रैप अप करने की कोशिश ज़रूर करेगी। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर चेल्सी ने डिलीट की ये डील साइन कर ली, जो कि मेरे को लगता है कि निपटा देंगे इस डील को, भाई ये बहुत तगड़ी डील होगी। लाइक सीरियसली भाई, वो एएक्स का जो डिलीट था ना, उसकी हाइप अलग थी भाई, डर लगता था उस डिफेंडर से। मैंने देखा है भाई, यूवे को बाहर किया था उन्होंने चैंपियंस लीग में, यूवे को नहीं, उन्होंने रियल मैड्रिड को भी बाहर किया था चैंपियंस लीग में। उस बंदे का उस उम्र में डर था, वो कैप्टन था, लीडर था भाई, वो फाड़ था। ये नहीं 80 मिलियन वाले चुतबोरों की तरह था भाई, वो फाड़ था, और चेल्सी उसको सही में अनलीश कर सकती है। बिसाइड्स थियागो सिल्वा एक्चुअली में उसको गाइड करेगा, तो ये एक बहुत बढ़िया डील हो सकती है। अब बात करते हैं यहाँ पर रहीम स्टर्लिंग की। तो भाई ये बताया जा रहा है कि एक्चुअली में टूकल एक्साइटेड है, लेकिन इतना एक्साइटेड नहीं है जितना एक्चुअली में चेल्सी का ओनर एक्साइटेड है रहीम स्टर्लिंग को डील को लेके। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं कंफर्म हो चुका है कि जो सेकंड बिड है वो या तो डल चुका है, या फिर आने वाले टाइम में घंटों में डल ही जाएगा। चेल्सी मैनचेस्टर सिटी को जो भी ऑफर देगी वो इनफ होगा कि सिटी उसको एक्सेप्ट कर लेगी, जो कि हमेशा से प्लान था। उनके जो रडार की जो प्राइस रेंज थी उसमें चेल्सी एंटर कर गई है, उनको कोई और बकचोदी नहीं चाहिए। स्टर्लिंग के साथ उनका कोई दिक्कत नहीं है, उनको चेल्सी को भी, जो कि डायरेक्ट रेवल है उनका एक तरीके से प्रीमियर लीग टाइटल कंटेंशन में, या बात करें या फिर वैसे हम बात करें इनकी कॉम्पिटेंसी में, उससे उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्ट रेवल हो कोई भी हो, वो चेल्सी को सेल कर रहे हैं बिना किसी बेझिझक। और यहाँ पर ये डील इस हफ्ते अपने फाइनल नेगोशिएशन में एंटर कर सकती है, और ये डील एक्चुअली में कंप्लीट हो सकती है। लेवल देख रहे हो तुम भाई, रहीम स्टर्लिंग की डील यहाँ पर इतने सही तरीके से ना, एक्चुअली में 45 मिलियन बहुत सही प्राइस है। मतलब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये जो अचानक से डील्स कंप्लीट हो रही है ना, सबसे पहले कैल्विन फिलिप्स की 40 के आसपास कंप्लीट हो गई, उसके बाद अगर हम बात करें रहीम स्टर्लिंग की 40 के आसपास कंप्लीट हो गई। ऐसी डील्स कंप्लीट होना तो ज़्यादा बेटर रहता है। अभी डेक्लन राइस की हम बात करें ना, फिर देखो तुम क्या बकचोदी कटेगी यहाँ। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अब दूसरे प्लेयर की, और वो आता है उस्मान डेम्बेले। अब देखो उस्मान डेम्बेले की सिचुएशन को समझने के लिए ना हमको बार्सिलोना को भी इस डिस्कशन में लेके आना पड़ेगा। अब देखो, कल यहाँ पर मूसा सिसोको और बार्सिलोना के बीच एक एक्सक्लूसिव मीटिंग हुई। वहाँ पर यह तय हो रहा था कि यार बार्सिलोना एक आउट ऑफ नोवेयर एक ऑफर डाल भी सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन सबसे पहले तो हमको डेम्बेले के तरफ से ये स्टेटमेंट मिलती है, मतलब उस डेम्बेले कैंप की तरफ से स्टेटमेंट मिलती है कि डेम्बेले अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करेगा
अगर यहाँ पर बार्सिलोना अपना नया कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल का ऑफर नहीं देगी, मतलब गांड फटे तो फटे लेकिन नवाबी न घटे। अब बार्सिलोना कोई कच्चे बच्चे तो है नहीं, तो उनको तो पता है कि इस चूते पे कोई ऑफर नहीं है। तो उन्होंने क्या करा, सबसे पहले तो उन्होंने ये चीज़ कहा कि देख भाई तेरे को नया ऑफर तो मिलता ही नहीं है। और जब उन्होंने एक्चुअली में नया ऑफर प्रेजेंट करा ना, तो वो पहले से भी कम था, क्योंकि अब उनको पता है कि इस पर कुछ है ही नहीं। तो इसको देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो बार्सिलोना की फट रही है कि वो फ्री एजेंट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। उनको पता है कि अगर फ्री एजेंट के तौर पे इसको किसी को साइन करना ही होता ना, तब तक कर भी लेते। अगर रियल मैड्रिड, मैं कह रहा हूँ एग्जांपल, रियल मैड्रिड, जुवेंटस, PSG, कोई भी क्लब हो, मैनचेस्टर यूनाइटेड, अगर इनको साइन करना होता तो ये कर लेते। अब बकचोदी क्या हुई है कि एक्चुअली में जब पता चल गया बार्सिलोना को कि डेम्बेले के पास कोई ऑफर ही नहीं है, तो उन्होंने और कम कर दिया। अब अगर डेम्बेले इसको रिजेक्ट करके कहता है कि नहीं मैं तो बहुत बड़ा शाणा हूँ, मुस्टंडा हूँ, मैं तो ठीक है कोई बात नहीं, मैं फ्री एजेंट से किसी और क्लब में चले जाऊँगा, तो जो सामने वाला क्लब भी होगा वो भी कुछ खास पैसे नहीं देगा। यहीं पर ही एंट्री होती है चेल्सी की। अब चेल्सी ने एंड मोमेंट पे आके इस डील को हाईजैक करा है, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि बार्सिलोना का ऑफर है और यहाँ पर चेल्सी का ऑफर है, और चेल्सी का ऑफर फाइनेंशियली बार्सिलोना से बेटर है। लेकिन क्यों यहाँ पर बार्सिलोना के चांसेस ज़्यादा हैं, वो इसलिए क्योंकि उस्मान डेम्बेले को सही बताऊँ तो एक्चुअली में बार्सिलोना में ही रुकना है। वो तो बस ये है कि इनको पैसा ज़्यादा चाहिए, वो दिमाग में पैसा चढ़ा हुआ है ना, तो ये बोल नहीं पा रहा कि मेरे को बार्सिलोना रुकना है। लेकिन ऑफकोर्स इसका कंफर्ट जोन की हम बात करें, इसको सपोर्ट की हम बात करें, तो वो डेफिनेटली बार्सिलोना में उसको ज़्यादा मिलेगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। हू नोज़ की चेल्सी में क्या होगा। अब यहाँ पर फाइनेंशियली तो देखो यार, लाइक चेल्सी का ऑफर ज़्यादा बेटर है, और हमको पता है कि उस्मान डेम्बेले के अगर काम करने के पैटर्न की हम बात करें, जो उसके साथ काम कर रहे हैं एजेंट्स की हम बात करें, तो सबको पता है कि एक्चुअली में वो किस तरीके से यहाँ पर इस डील को परसीव करेंगे और किस तरीके से एक्चुअली में डिसीजन बनाएंगे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मेरे को समझ में आ गया कि बार्सिलोना इसको जीत चुकी है, साइकोलॉजिकली भी जीत चुकी है, और कहीं ना कहीं ठीक है भाई, ये वो जो बकचोदी थी ना उसको दिखा दिया उस्मान डेम्बेले को कि भूतनी की ये है तेरी असली वैल्यू, जो तेरे एजेंट तेरे को समझा रहे हैं ना वो अलग है और ये असली है।